चुनाव के केंद्र में अगर मोदी मैजिक तो ये फिर फेल होता नजर आ रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि रुझानों की दृष्टि से देखे जो कि अब आखिरी दौर में है, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल गई है। ये 8 सीट इससे पहले बीजेपी के पास थी और इसमें खास तौर से ये हम बतला दें कि ये उसमें से 2 सीट तो ऐसी है जिसके विधायक मंत्री बन चुके हैं सांसद बनने के बाद। उमा भारती मंत्री हैं और चरखारी में बीजेपी तीसरे नंबर पर है, गीता सिंह। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ पूर्व की सीट जहां पर लालजी टंडन के बेटे थे और वहां पर योगी आदित्यनाथ आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन वहां पर भाषण देने पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाई गई थी उसके भी खिलाफ वहां पर अपने भाषण में जिक्र किया था। असर शायद उन सब का हो, लेकिन वहां पर भी पीछे चल रहे हैं लालजी टंडन के बेटे यानी बीजेपी के उम्मीदवार। लखनऊ पूर्व सीट में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन एक बड़ा खतरा गुजरात में पहली बार नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी 1 सीट जीती जरूर है, लेकिन कांग्रेस 2 सीट जीत गई है और जिन 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है वह दोनों सीट इससे पहले बीजेपी के पास ही थी और ना सिर्फ इससे पहले बल्कि उससे पहले भी थी और उससे पहले भी थी, यानी बीते 12 बरस से वह बीजेपी के पास थी। 2003 में चुनाव हुए थे जब नरेंद्र मोदी सीएम होकर गए थे, उसके बाद से वो दोनों सीट, डीसा की सीट और मंगरौल की सीट, ये दोनों बीजेपी के पास थी। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार मंगरौल के वजह बाबू भाई काला भाई जीते हैं और डीसा में गोवा भाई हमीर भाई राबरी जीते हैं। यहाँ पर डीसा में ये 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो ये कहीं खतरे की घंटी। और इन सबसे इतर राजस्थान में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीते दिनों याद कीजिए तो सचिन पायलट को भेजा गया राजस्थान और वहां पे वो लगातार जिस तरीके से घूम रहे थे। और दूसरी तरफ केंद्र में सरकार में राजस्थान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इसको लेकर वसुंधरा रूठी थी, अपने बेटे को मंत्री ना बनाए जाने को लेकर भी रूठी हुई थी। ये खटास उधर मिठास, इन सारी परिस्थितियों के बीच अच्छी स्थिति राजस्थान की भी बीजेपी के लिए नहीं, 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। संजय जी, क्या ये संकेत, उपचुनाव के संकेत जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जिसका शाइना भी जिक्र कर रही है, मुझसे पूछेंगे भी, महाराष्ट्र और हरियाणा जिसका जिक्र हो रहा है, इस पर असर किस रूप में पड़ सकता है या इस पर असर किस रूप में पड़ेगा? निश्चित रूप से इन चुनाव के नतीजों का असर इन दोनों राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में तो सबसे पहला असर ये जो शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर के है। अगर बीजेपी अच्छा करती तो अपना दबाव बना सकती थी शिवसेना पे। निश्चित रूप से अब बीजेपी बैकफुट पर है तो सीटों के बंटवारे को लेकर के शिवसेना अब इस पर ज़्यादा हावी हो पाएगी। इससे साथ ही साथ असर उस पर भी पड़ेगा जो वोटरों की मनस्थिति पे। एक जो वेव सा दिखाई पड़ता था लोकसभा के चुनाव में, पता है महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने बिल्कुल एक जैसे आंधी चल रही थी, उस पर कुछ लगाम लगेगा और चुनाव के नतीजे किस तरह के होंगे बहुत सरप्राइजिंग शायद ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की जो आंधी चल रही थी उस पर कुछ ना कुछ एक रुकावट आएगी और इसका असर पड़ेगा। प्रतिक्रिया जरा शाइना से ले लेते हैं। शाइना, क्योंकि पहली बार ठाकरे परिवार में से किसी ने निकल कर बोला मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। बाला साहब ने कभी नहीं कहा, वो रिमोट से चलाना चाहते थे। और अब जब ये स्थिति आई है और उद्धव ठाकरे ने तो सामना में कई बार जिक्र किया कि लहर का मतलब उनके लिए नहीं है कुछ और लहर उनके बगैर भी कुछ नहीं है महाराष्ट्र में। अब सवाल यह है कि क्या जब सीटों का समीकरण अटका हुआ है तो अब ये चुनाव परिणाम आपको लगता है कुछ असर डालेंगे उस पर, या आपको लगता है जी नहीं सब कुछ पारंपरिक रहेंगी? देखिए पुण्य जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हकीकत ये है कि एक लेजिटिमेट क्लेम होती है मेरिट के आधार पे। जितने सीट शिवसेना जीत के आई लोकसभा में, शायद वो भी नहीं जीते थे जब माननीय बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे। ये लहर क्यों आया? लोग चाहते थे परिवर्तन, लोग चाहते थे स्थिरता, प्रगति, मोदी जी की जो चमत्कार है वो सब चाहते थे। और ये मानना ज़रूरी है कि आज ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी एक अपने बलबूते पे उभर के आई है।
आप 2009 के आंकड़े दीजिए, जहां हमने कम सीट्स लड़के उसके बावजूद हमको 46 एमएलएज मिले, शिवसेना से ज़्यादा फाइट किया तो भी उनको 44 मिले। तो आज 2014 में जो हमारे पास कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है और हर एक राजनीतिक दल को पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पे इक्वेशन बदलता है, तो स्वाभाविक रूप से हम मांग कर सकते हैं अलायंस में कि हमें ज़्यादा सीट्स मिलने चाहिए। मुद्दा ये है कि आज जो हम मांग रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि हमें घमंड है? बिल्कुल नहीं, कदे नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि चर्चा, विमर्श, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे उठते हैं। बैठ के हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे सीट्स हैं जहां बीजेपी जीत सकती है, कौन से ऐसे सीट्स जहां शिवसेना जीत सकते हैं। और हमने ऑन रिकॉर्ड, और मोदी जी ने खुद कहा है, लगातार कहा है कि महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और वो तब पता चलेगा इलेक्शन के बाद, 15 तारीख के बाद, 19 तारीख को जब आंकड़े सबके सामने आए कि कौन सा दल सबसे बड़ा है। और वही शाइना जी, हमें लगता है कि 26 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए आपके पास, अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई हैं जी। और अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों के असर में बीजेपी को ज़्यादा सीट चाहिए, तो फिर उपचुनाव के परिणामों के असर में गठबंधन आपके असर को बेअसर भी तो बताएगा। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि राजनीति में एस्पिरेशंस जो एक दल को है तो वो दूसरे दल को भी है। हमारे कार्यकर्ता को भी लगते हैं कि देखिए, हमारी जो जीत रही है ऐतिहासिक रही है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ज़मीनी स्तर पे जो मोदी जी का चमत्कार है वो अभी भी कायम है, और 100 दिन में जो काम उन्होंने किया है, हम चाहते हैं कि वही रेप्लिकेट करें महाराष्ट्र में। सबसे अहम मुद्दा ये है कि 15 साल के शासन काल में जो कांग्रेस और एनसीपी ने कुछ किया है, तो वो यही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाया। लोग को जो नकारना है तो उनको नकारना है। ये जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की आप बात करते हैं, उसके बाद तो मैं मानती हूँ कि इलेक्शन जो आप एक बाईपोल और एक स्टेट असेंबली को सेम पैरामीटर्स से जज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, कुछ चीजों को छुपा रही हैं। ये देखना है कि वातावरण क्या है और जमीनी स्तर पे लोग गवर्नेंस और प्रगति चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप इस सच को भूल रही हैं कि असली लड़ाई तो सीएम पद को लेकर है, जैसे असली लड़ाई तो पीएम पद को लेकर थी। बीजेपी के भीतर क्या कुछ नहीं हमने हुआ? कभी ये ऐलान किया ही नहीं। हमने बल्कि कहा कि कौन से दल को सबसे ज्यादा सीट्स मिले, उनको स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। हम एक मिनट हम आते हैं, लेकिन हमारे साथ चूंकि भुक्कल नवाब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से। भुक्कल नवाब साहब, आपका स्वागत है। कमाल हो गया ये तो यूपी में। यूपी में तो ये कमाल जो है ये हो नहीं था, क्योंकि हम लोगों पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए कि हम लोगों ने 2.5 साल के अंदर यूपी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जनता जो है हमसे जो है नफरत कर रही है, तराई तराई कर रही है। लेकिन ये जो है मामला जो है यहाँ पर पलट गया, और ये जो है 2.5 साल बनाम 100 दिन जो है ये मुकाबला हो गया। और 100 दिन में जनता ज्यादा दुखी है इनसे कि 2.5 साल में दुखी है। ये परिणाम खुद बता रहे हैं कि जनता जो है वो हमसे दुखी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए से जिस तरीके से हम लोग प्रोपेगेंडा जो है अपने अच्छे कार्य का नहीं कर पाए, भुक्कल नवाब जी, उसकी वजह से जो है ये 2014 का चुनाव हारे हैं, मतलब हमारे हारने की कोई वजह ही नहीं है। भुक्कल नवाब जी, हमने तो इतना विकास किया है, हम जनता के पास इतने करीब गए हैं, जनता के पास जितना लैपटॉप दिया है, जिस तरीके बेरोजगारी भत्ता दिया है, जैसे विद्या धन दिया है, जिस तरीके से जनता का हमने पानी जो है वो हमने किसानों को पहुंचाया है, जो जितने हमने कार्य किए उससे जनता खुश है। मतलब ये खाली कहने से, ये भाषणबाजी करने से 100 दिन के अंदर जो भी इन्होंने किया है, तो 100 दिन के अंदर जो कुछ किया ये भाषणबाजी करते रहे, इनको कुछ मिलना मिलाना नहीं है। जनता जो है गरीब जो है उसका पेट है, और पेट जो है वो उसमें रोटी चाहिए। रोटी के लिए जो है महंगाई इतनी चरम सीमा पर जा रही है कि जनता जो है बहुत परेशान हो चुकी है। इनकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। यहाँ पर लखनऊ से जो है कलराज मिश्रा जी जो है वो खुद उनकी कॉन्फ्रेंसी से जो है वो मतलब वो सीट हार वो भी हार रहे हैं। भारती की सीट भी जा रही है, आप सही कह रहे हैं। वहां गृह मंत्री बने बैठे हुए हैं। अरे 8 सांसदों की सीट जा रही है, वो तो सब सही है। नंबर और चौथे नंबर पहुंच रहे हैं ये लोग, तो इनको खुद शर्म आना चाहिए कि यहाँ के ऊपर जो महंगाई जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीब का पेट जो है वो बड़ा मुद्दा है, ना कि भाषणबाजी और मीठे अच्छे दिन लाना। अरे अच्छे दिन कहाँ लेके आए, ये तो खराब दिन, इतने खराब दिन लेके आए कि आज ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर की तराई हो रही है। यहाँ तक कि गुजरात के अंदर भी इनको जो सीटें जो है
जो चाहते तो गुजरात तक के ये हार है, ये दूसरे प्रदेशों की क्या बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो कहीं है ही नहीं, जो कि यहाँ विकास चाहिए, जनता को पेट में रोटी चाहिए है और ये दे नहीं पाए हैं। और ये इसका जीता जागता सबूत है कि 2.5 साल बनाम 100 दिन, और 100 दिन जो है 100 दिन के अंदर जो है जनता दुखी हो गई है, 2.5 साल में जनता नहीं दुखी हुई है। चलिए अब आप रुके। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दी कि 2.5 साल बनाम 100 दिन। नलिनी सिंह जी, जो लोग 2.5 साल के समाजवादी शासन की व्यवस्था से परेशान रहे, वाकई चाहे जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए जिस रूप में हुए, और इन 100 दिनों को लेके जो मंत्र फूका गया वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो वोटर क्या करे? ध्रुवीकरण हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और ध्रुवीकरण जो भाजपा मैं समझती हूँ कि तथाकथित रूप से समझती थी कि उसके पाले में जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया है। और साथ में नहीं, ये जो बात नहीं, मैं आपसे मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 2.5 बरस और 100 दिन ये जो आप कर रहे हैं, ये जो तुलना कर रहे हैं, शायद ये उतनी तर्कसंगत ना हो। क्योंकि देखिए फिर वही हुआ कि जो स्थानीय चुनाव हैं उसमें जो स्थानीय लीडरशिप है, जो स्थानीय प्रशासन है, साथ में जाति धर्म उपजाति, ये फिर हावी हो गए। अब दलित वोटर आप देख लीजिए, बसपा ने बहुत अच्छी चाल चली, उसने कहा कि निर्दलीय को दे दीजिए। तो जो भाजपा सोचती थी कि उसके पास दलित वोटर आ जाएगा, नहीं आया। और भाजपा की स्थिति आज देख लीजिए। मैं आपसे कुछ और बात कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ हैवी वोटिंग हुई है, इस बार सब जगह कम वोटिंग हुई है पिछले जो विधानसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन जहाँ हैवी वोटिंग हुई वहाँ पर सीट बदल गई है, यानी कि दूसरे हाथ के पाले में चली गई। बदलने के लिए लोग निकल, बदलने के लिए इस बार लोगों ने वोट डाले हैं। तो ये भी एक बहुत, और थोड़ा सा मैं आपको कह दूं, क्योंकि हम विश्लेषक हमें कहना चाहिए, महंगाई के जो आंकड़े अभी आए हैं, जो अभी आ ही रहे हैं आज, उसमें महंगाई बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। माने 3% पे चली गई है इन्फ्लेशन, जबकि करीबन 10%। तो वही थोड़ा बहुत महंगाई, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो थोड़ा बहुत इन चीजों को हम लेके चलें साथ में। लेकिन धर्म जाति उपजाति पर ये गया है, और जो भाजपा समझती थी उसका बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हुआ है। और माइनॉरिटी वोटर और ये यादव वोटर वगैरह वो समाजवादी पार्टी के पाले में गए। बंसल जी यहाँ एक कमेंट चाहेंगे, चूंकि यूपी की सत्ता शासन व्यवस्था को लेकर लगातार आलोचना होती रही है, लेकिन जब इस तरीके के चुनावी रिजल्ट आते हैं और अब चुनावी रिजल्ट को ही आखिरी मंत्र मान लेते हैं, तो उसका मैसेज ये होता है कि अब वाकई वो 2.5 साल ठीक थे। देखिए, ये बहुत इतना सिंप्लीफाई नहीं इसे किया जा सकता। आप कुछ हद तक बिल्कुल चुनाव के परिणाम वो संकेत ज़रूर देते हैं, पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण हम मुद्दे को हम इसमें अनदेखी कर रहे हैं कि देखिए समीकरण बहुत कुछ बदल जाते हैं जब हमारा जो मुख्य प्लेयर है वो इस खेल में नहीं था। बीएसपी भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, राजनीतिक घटक है, और वो होती तो चीज़ें समीकरण बहुत कुछ बनते बिगड़ते। मैं किसको फ़ायदा होता किसको नुकसान होता ये नहीं कहता, पर लेकिन ये कह दिया जाए कि बहुत अच्छा शासन रहा, मैं इस बात से बिल्कुल परहेज़ करूँगा, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इस बात को दृष्टिगत करता है कि जो 100 दिन के संदर्भ में जो बात हुई, या जो सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश में उत्पन्न करने की बात की, निरंतर चाहे वो योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य हों, चाहे साक्षी महाराज के हों, चाहे संगीत सोम हो, चाहे सुरेश रैना हो, जिस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल, ये एक वोटर में एक संदेश गया कि एक तरफ तो माननीय मोदी जी विकास और प्रगति और सबको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसके विपरीत जो यहाँ पे, तो उनका कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है भाजपा की जो खोखली नीति है या मोदी जी के जो खोखले उद्बोधन है। और इस बीच जनता ने ये भी देखा कि जिस तरीके से सब वादे किए गए थे, 100 दिनों के जो वादे, और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मुद्रास्फीति कम हुई है, पर आप एक जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो हम भूलते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़, आज अच्छे दिन की बात, आप आकलन प्रेस भी जब जाती है तो एक जो स्पेशल जो प्रिविलेज वर्ग है उससे आकलन लेती है, जो गरीब व्यक्ति है जिसको 140 रुपए टमाटर है, आलू है, उसकी आप जीवन यापन कितना दूभर हो रहा है। आज महत्वपूर्ण, आज वो बड़ी संख्या में वोटर पहुंचता है अपना वोट कास्ट करने, तो आप उसको जब कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको विकल्प नहीं दिखा, जो भी रहा भाजपा से वो मायूस हुआ, उसको ये था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उसके नहीं आए, क्षमा कीजिएगा। आज चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, सब चीज़ों को मैं
एक पूरा एक ओवरऑल व्यू के बाद बात कर रहा हूं। ये पूरे के पूरे आज जनता में कोई उसका मैसेज जो नीचे का वर्ग है, जो मतदान के लिए बहुत सक्रियता और उत्साह और उमंग के साथ आता है, तो उसका कष्ट उससे ज्यादा बढ़ा है। आज जो जिसका जीवन यापन आलू से होता है, जिसका जीवन यापन चीनी से होता है, जो चीनी से रोटी खाता है गांव, उससे आप पूछिए कि उसको कितना उसका जीवन सरल हुआ, उसकी जो सुगम हुआ उसका जीवन, आज उसका जीवन उससे ज्यादा जो है कष्टदायक हो रहा है। तो उसने ये अपना मत दिया है। दो मुद्दे देखिए बहुत साफ निकल कर आ रहे हैं। एक ये कि क्या वाकई इससे पहले जनता के अच्छे दिन लाने की बात थी, अब एक चुनाव हार गई बीजेपी तो उसमें समाजवादी पार्टी को लगने लगा उसके अच्छे दिन आ गए। पहला हिस्सा यह है क्या राजनीतिक चुनाव जीत इस महीने में महत्वपूर्ण हो गई है, और दूसरी स्थिति यह है कि जब सांप्रदायिक लकीर अलग अलग फ्रंट से खींची जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे, और प्रधानमंत्री खामोश उस वक्त रहे जिस समय हर राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही आ चुके हैं। और इस बीच एक खबर आ रही है कि रॉबर्ट वड्रा को लेकर जो PIL दाखिल की गई थी, उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। और PIL उनके खिलाफ की गई थी और उसमें कहा गया था कि इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और रॉबर्ट वड्रा को हाईकोर्ट ने याचिका जो PIL की थी उसे खारिज कर दिया है। वड्रा की गिरफ्तारी की याचिका थी ये, और कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य भी नहीं है और इसको खारिज कर दिया गया है। ML शर्मा ने ये याचिका दाखिल की थी। ये दरअसल जमीन मसले को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका में गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जांच की मांग की गई थी, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया है कि इसका कोई मतलब नहीं है, वो तो राज्य प्रशासन की तरफ से होता है और राज्य सरकार इसकी जांच कर रही होती है।